देखिए लास्ट टर्न पे हमने आपको पढ़ाया था कि अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन तीन टाइप के हैं, लेंथ का, एरिया का और वॉल्यूम का। और लेंथ के हिसाब से हमारे पास जो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला था वो था एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी थीटा। एरिया का फॉर्मूला था ए डैश ए प्लस वन प्लस बीटा डेल्टा थीटा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला था, अगर वॉल्यूम कहीं पे एक्सपेंशन हो रहा है तो वी वन प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये आपके पास तीन फॉर्मूले थे जो हमने पढ़े थे, ठीक है ना। इसमें एरिया और वॉल्यूम तो जब कभी कभी सवालों में इस्तेमाल होगा तभी काम आएगा, पर लेंथ के कई सारे छोटे बड़े एप्लीकेशन हैं जिसमें हमारे पास है, हम लेंथ पर बेस्ड कुछ बातों को सीखते हैं। आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई किसी भी जगह पे अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो सिंपली क्या है, एल डैश इक्वल्स टू एल प्लस एल वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लगाना है, बिकॉज टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे लेंथ इंक्रीज करती है। और इसी बेसिस पे यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इक्विवेलेंट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। और मेनली यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, अल्फा की। देखो भाई, हमारे पास अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की, तो आप मान लें आप दो रॉड्स लेकर आए, दो लेकर आए, तीन लेकर आए। लिखना किस तरीके से है ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेंथ L1 है पहले वाले की और इसका थर्मल कोफिशिएंट अल्फा 1 है। दूसरे वाले की लेंथ L2 है और थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 2 है। देखो तुम्हें याद करना है, याद करो, समझना है, समझो। और सबसे बेटर तरीका होता है कि हम इक्विवेलेंट वाले, देखो रेजिस्टेंस के अलावा किसी और जगह पे इक्विवेलेंट को लिखना सीखें, ठीक है ना। मुझे किसी भी जगह के इक्विवेलेंट के फॉर्मूले याद नहीं है, लेकिन मुझे हर जगह पर वो चीज़ें निकालना आती है कि हाँ भाई इक्विवेलेंट अगर कहीं पे पूछ रहा है तो निकालेंगे कैसे, ये चीज़ पता होनी चाहिए। बिकॉज इक्विवेलेंट बहुत जगह पूछ सकता है। इक्विवेलेंट हर उस क्वांटिटी में पूछ सकता है जहाँ पे दो टाइप के मटेरियल को एक साथ रखा जा सकता हो। तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पे हर जगह इक्विवेलेंट के फॉर्मूले रटना नहीं है, हर जगह इक्विवेलेंट के फॉर्मूले का अप्रोच सीखना है। अप्रोच याद है तो तरीका, हम फॉर्मूला तुरंत निकाल लेंगे। अब कैसे करते हैं ये समझो। तुमने क्या देखा कि भाई तीन बार्स को जोड़ दिया है, अल्फा L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 L3 अल्फा 3। हमसे पूछ रहा है इनका इक्विवेलेंट थर्मल कोफिशिएंट बताओ, इक्विवेलेंट। तो क्या करते हैं, हमें ये पता है भाई कि जब तुम इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाओगे, तो डेल्टा थीटा से जब तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी लेंथ में एक चेंज आएगा। लेंथ विल चेंज बाय डेल्टा एल। तो जो ये लेंथ डेल्टा एल से बदली, इसमें सबने पार्टिसिपेट करा है। डेल्टा L1 ये इंक्रीज करा होगा, डेल्टा L2 ये इंक्रीज करा होगा, डेल्टा L3 ये इंक्रीज करा होगा, और ओवरऑल डेल्टा L आया होगा L1 क्यों भाई, यही आया होगा। तो ये बताओ, मान लो तुम मासूम हो बहुत और तुम्हें नहीं पता कि ये तीन अलग अलग बार हैं, ये तीन अलग अलग बार हैं। तो ये बताओ, अगर तुम डेल्टा एल को लिखना चाहो ओवरऑल चीज को देखकर, तो क्या तुम इस डेल्टा एल को यही लिखोगे कि L1 प्लस L2 प्लस L3 इसकी ओवरऑल लेंथ है इनटू अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा थीटा। बोलो भाई,
अगर तुम ओवरऑल लेंथ और एक्सपेंशन को देखकर इक्वेशन को लिखना चाहो तो क्या ऐसे ही लिखोगे? और अगर ऐसे ही लिखोगे तो डेल्टा एल वन कितना है? एल वन अल्फा वन डेल्टा थीटा, एल टू अल्फा टू डेल्टा थीटा, एल थ्री अल्फा थ्री डेल्टा थीटा। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ सिर्फ ये है कि आपने देखा कि मेरे पास एक रॉड है। अगर मुझे ये नहीं पता कि तीन अलग अलग अल्फा हैं तो क्या बोलोगे? मेरे पास एक रॉड है एल वन एल टू एल थ्री की और उसका एलोंगेशन है डेल्टा एल। तो उसको क्या हम लिख सकते हैं? डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। और एल किसके बराबर है? तीनों का सम। तो खुद देखो, तुम्हारे पास अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आसान आ रही है। एल वन अल्फा वन, एल टू अल्फा टू, एल थ्री अल्फा थ्री डिवाइडेड बाई अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री। ये बात है, ठीक है ना? ये चीज़ है मेन हमारे पास। कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि अल्फा इक्विवेलेंट इस तरीके से निकाला जाता है। अगर मेरे पास दो वायर हो या रॉड हो तो यही अल्फा इक्विवेलेंट हम लिख देंगे एल वन अल्फा वन, एल टू अल्फा टू डिवाइडेड बाई अल्फा वन प्लस अल्फा टू। और अगर मेरे पास वायर रॉड ऑफ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन, अगर आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन का होगा सब कुछ, सॉरी एल वन एल टू एल थ्री, ठीक है ना? और अगर सब कुछ आइडेंटिकल कर दिया गया और अगर सब कुछ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन का कर दिया गया तो आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन का करने पर यही अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आप कह सकते हैं कि सिंपल जितने भी अल्फा हैं सारे एल कॉमन ले कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डिवाइडेड बाई या प्लस अल्फा एन डिवाइडेड बाई एन। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या सब लोगों को ये बात क्लियर है मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। अब कहने का मतलब देखो मेरा आपसे क्या है कि हमारे पास इन सारी चीजों में ये सारे काम इस तरीके से करे जाते हैं। चलो, अब देखो कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास डायरेक्ट सवाल कभी कभी आता है। हमारे पास डायरेक्ट सवाल कभी कभी आता है कि सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकाल लो। और इसके अलावा कभी कभी एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं दोनों सवाल तुम्हें करा दूंगा, ठीक है ना? तो ठीक है, तो सवाल लिख लेते हैं। आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइएगा पहले इसका आंसर। आसान सवाल है। टू रॉड्स of length L and 2L and linear expansion coefficient two alpha and 3 alpha are joined in series. Find equivalent
एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। बताओ भाई। देखो फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो सिंपल लिखना सीखो, नहीं तो सिंपल लिखना सीखो कि मेरे पास ये एक रॉड है L और 2 अल्फा की, ये एक रॉड है 2L और 3 अल्फा की। मुझे पता है कि टोटल इलोंगेशन डेल्टा L डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ L प्लस L 3L, 3L अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा L1 कितना भाई? डेल्टा L1 आपके पास हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं L इंटू 2 अल्फा डेल्टा थीटा और 2L इंटू 3 अल्फा डेल्टा थीटा। तो आपके पास अल्फा इक्विवेलेंट आ गया 8/3। सिंपल। तो हम कह सकते हो कि या तो फॉर्मूला ही पढ़ ले, फॉर्मूला ही समझ ले, नहीं तो हम इसको लिखना सीखें। ठीक है ना, हम इसको लिखना भी सीख जाएं तो सेट है मामला एकदम हमारे लिए। ठीक है भाई, समझ में आई ये बात सारी की सारी? चलिए, इसके देखो अलावा एक सवाल और देखने को मिलता है। टू रॉड्स of length L1 and L2 are connected in series where expansion coefficient is alpha 1 and alpha 2. Find the condition such that total length is independent of temperature. Find the condition such that total length is independent of temperature. चलो भाई, बताओ थोड़ा थोड़ा। ये हमसे कह रहा है कि ओवरऑल लेंथ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो टोटल लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 जीरो के बराबर है। क्यों भाई? यही तो मतलब हुआ कि डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 जीरो है, नेट चेंज तभी जीरो होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कहने का मतलब कि नेट एक्सपेंशन मेरे पास यहाँ पर जीरो है। और अगर नेट एक्सपेंशन यहाँ पे मेरे पास जीरो है तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एल क्या होता है? L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो ये तुम्हारे पास आ गया L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2, या आप कह सकते हैं L1 अपॉन L2 माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? क्यों भाई? इस जगह पे नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि अगर एक मटेरियल एक्सपैंड हुआ है तो दूसरा वाला कंप्रेस हुआ है, अगर एक एक्सपैंड हुआ है तो दूसरा वाला कंप्रेस हुआ है। नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव से हमें क्या समझ में आ रहा है? नेगेटिव ये बता रहा है कि एक
एक्सपेंड हुआ है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये बातें क्लियर है। तो इस तरीके से हमसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, तो भाई कुछ क्वेश्चंस आपको थर्मल एक्सपेंशन पे इस टाइप के मिलेंगे, एक दो आपके पैकेज में पड़े, एक दो मैंने करा दी। तरीका तुम्हें समझ में आना चाहिए कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की, तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत सारे हैं भाई। ऐसा मान लो कि दुनिया में जितनी चीज़ें सब एक्सपेंड ही तो हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं और सब टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंड ही तो हो रही हैं। तो हमारे पास, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंड हो रही हैं। और अगर ये सब की सब टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंड हो रही हैं, तो हमारे पास कहने का मतलब क्या है, हमारे पास आप यहाँ पे देखें तो हर मटेरियल का अलग अलग बिहेवियर और उसके एक्सपैंड होने पे अलग अलग चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे उन्हीं सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। जैसे एक बहुत कॉमन हमारे पास एक्सपेंशन का केस है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। देखो ऐसा मानो, मतलब ये कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है ना, और मैंने इसमें एक छोटा सा होल किया हुआ है। मैंने इसमें एक छोटा सा होल किया हुआ है रेडियस आर का। तो सवाल आता है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इस होल के रेडियस पर और इस स्क्वायर के साइड पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। क्यों भाई? बताओ भाई। देखो भाई, हमारे पास ये कहा जाता है कि अगर तुम यहाँ पे इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि ये इस तरीके से, अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये इस तरीके से इंक्रीज होगा। तो हमारे पास कहा जाता है कि रेडियस भी इंक्रीज करेगी और ए भी इंक्रीज करेगा। या ऐसा हो सकता है कि रेडियस डिक्रीज कर जाए, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन में अगर ये सिस्टम बढ़ेगा तो ये अंदर, ये इधर की तरफ बढ़ेगा, ये बाहर की तरफ बढ़ेगा। और ऐसा हो सकता हो कि रेडियस छोटी हो जाए। क्यों भाई? बताओ। ऐसा लग रहा है कि जब ये एक्सपैंड करेगा तो ये वाला मेटल बाहर की तरफ जाएगा, ये वाला मेटल अंदर की तरफ जाएगा, और एक्सपेंशन में हमारे पास वहां पे क्या हो जाएगा, और ये होल छोटा हो जाने लगेगा। तो एक चीज समझनी है, देखो हमारे पास सबसे पहले मैं कुछ बातों को लिख देता हूँ, उसके बेसिस पे भी सारे सवाल करेंगे। सबसे पहली चीज कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स becomes weak, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं
इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब लेस नेगेटिव। थर्ड, when potential energy increases, interatomic distance also increases। जो इंटर डिस्टेंसेस हैं वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। जो इंटर डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई, तो इंटर डिस्टेंस का बढ़ने का मतलब, इंटर डिस्टेंस का मतलब क्या है? सारे के सारे, एक एक, हर एक इंटर डिस्टेंस इंक्रीज करता है। आप कह सकते हो कि जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो ऑल इंटर डिस्टेंसेस, हम ये भी कह सकते हैं। सबसे अच्छा है कि तुम यहाँ पे ऑल लिखो। ऑल इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस इंक्रीजेस मतलब, एक बात सोचो, तुमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनाए, मान लो ये बनाए। एक बात बताओ, इनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब ये एक्सपेंड करेंगे, जब ये होल भी बड़ा होगा। क्यों भाई? जब ये होल भी बड़ा होगा तभी तो इनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमेशा ये चीज याद रखनी है, तुम्हारे लिए बहुत आसान, बहुत आसान, एक लाइन में कंक्लूड। थर्मल एक्सपेंशन of isotropic solid, thermal expansion of isotropic solid follows, thermal expansion of isotropic solid follows photographic enlargement। फोटोग्राफिक enlargement का मतलब भाई, जैसे तुमने एक फोटो लिया और तुमने उसको कह सकते हो कि जूम करा। तो जब तुम फोटो को जूम करते हो तो उसके अंदर हर एक चीज बराबर बराबर एस्पेक्ट से बड़ी हो जाती है। अगर तुमने फोटो को ट्वाइस कर दिया, अगर तुमने फोटो को डबल कर दिया, ट्वाइस साइज का कर दिया, तो अगर तुमने फोटो को ट्वाइस साइज का कर दिया तो उस फोटो के अंदर हर एक चीज अपने ओरिजिनल से ट्वाइस साइज की हो जाएगी। हर एक चीज, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हर चीज डबल हो जाएगी एग्जैक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि बस एक बात को याद रखना है कि जब फोटो को जूम करा जाता है तो हर एक चीज बड़ी होती है। क्यों भाई? ऐसा ही होता है ना। जब तुम फोटो को जूम करते हो तो हर एक चीज बड़ी होती है। और अगर फोटो को जूम करने पे हर एक चीज बड़ी होती है तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल एक्सपेंशन में हर एक चीज बड़ी हो जाएगी। चाहे तुम्हें सवाल देने को वो क्वेश्चन में कुछ भी लिख कर दे दे, चाहे तुम्हें सवाल में वो कुछ भी लिख कर दे दे, फोटो जो ऐसी चीजें हैं जो बड़ी हो सकती हैं वो बड़ी हो जाएंगी। जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे इस पे पूछा गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है, ये हमारे पास कैविटी है R1 R2, और ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन D। बताओ भाई, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या क्या इंक्रीज करेगा और क्या क्या डिक्रीज करेगा?
देखो पहली बात मैंने क्या बताया, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन क्या फॉलो करता है, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, और हम कह सकते हैं R1 इंक्रीज, R2 इंक्रीज और D इंक्रीज, खत्म काम। समझ में आया? क्या फॉलो करता है, एक फोटो लो और जूम कर दो, ठीक है ना, फोटो लो और जूम कर दो। चलो भाई, अच्छा ये बताओ, बताओ भाई, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, बोलो, अरे इसमें तो डिक्रीज लगा दो यार, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, इसमें तो डिक्रीज लगा दो, ये तो चिपक जाएगा एक्सपेंड करता करता। क्यों, ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है? कि ये एक्सपेंड करता करता चिपक जाएगा? क्या होगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर फिर से क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि क्या फॉलो करता है ये, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। जो लोग कह रहे हैं ना डिक्रीज, उनके लिए है ये। बताओ, बताओ, डी इंक्रीज हुआ या नहीं? दिख रहा है भाई? कुछ ही तो फायदे हैं ऑनलाइन पढ़ाने के, उनमें से एक ये है। हाँ, याद रखना है, सब कुछ क्या फॉलो करता है, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। चलो इसका बताओ, बताओ भाई। क्या होगा इसका आंसर? बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, सेम। अब यार एंगल थोड़ी बदल जाएगा, चीजें बड़ी हो रही हैं, शेप चेंज नहीं कर रही, ठीक है ना? चीजें बड़ी हो रही हैं, अपने शेप को चेंज नहीं कर रही, ठीक है भाई? तो इस तरीके से याद रखना है कि भाई चीजें बड़ी हो रही हैं, अपने शेप को चेंज नहीं कर रही। तो अगर चीजें सिर्फ बड़ी हो रही हैं और शेप को चेंज नहीं कर रही, तो क्या होगा, ये चीज फॉलो होगी। देखो भाई, हमारे पास दो स्फीयर है आइडेंटिकल, बस एक सॉलिड है और दूसरा है हॉलो, ठीक है ना? एक सॉलिड है और दूसरा है हॉलो। सवाल आता है कि आपको यहां पे कंपेयर करना है, कंपेयर एक्सपेंशन ऑफ
टू hollow and solid identical sphere of same material when heated to same temperature और दूसरा given equal heat। बताओ भाई। अच्छा, क्या होगा भाई? सबसे पहले ऊपर वाले का बताओ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वी, वी गामा डेल्टा थीटा। ये बताओ, क्या इस फॉर्मूले में कहीं से कोई इंफॉर्मेशन है कि बराबर टेम्परेचर तक, या हॉलो या सॉलिड, सॉरी, इस इस फॉर्मूले में कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन है कि हम ये कह रहे हो कि हॉलो हो या सॉलिड? नहीं। सिर्फ किस बात से मतलब है? वॉल्यूम से। तो भाई मटेरियल सेम तो गामा सेम, वॉल्यूम सेम आइडेंटिकल है तो डेल्टा थीटा सेम। तो जब हमारे पास पहले वाले केस की बात करेंगे तो डेल्टा वी ऑफ हॉलो और डेल्टा वी ऑफ सॉलिड बड़ा होगा, सॉरी बराबर होंगे। क्यों भाई, क्या ये बात क्लियर हुई कि हमारे पास अगर आप ध्यान दें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा वी एच इज इक्वल डेल्टा वी एस, और डेल्टा वी एच डेल्टा वी एस के बराबर है। तो इस बेसिस पे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। कोई परेशानी भाई? दूसरी बात देखो भाई, अगर तुम यहाँ पर सेकंड केस की बात करो तो आपको समझ में आएगा कि हमसे कह रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। आपको होपफुली, मुझे उम्मीद है कि ये वाला फॉर्मूला याद होगा। तो ये बताओ, अगर Q सेम है तो क्या राइस इन टेम्परेचर 1 अपॉन मास के प्रोपोर्शनल है? क्यों भाई? अगर Q सेम है तो डेल्टा थीटा 1 अपॉन मास के प्रोपोर्शनल है। तो मास ऑफ हॉलो छोटा है मास ऑफ सॉलिड से, तो जिसका मास कम उसके अंदर इंक्रीज ज्यादा, तो डेल्टा थीटा ऑफ हॉलो ज्यादा होगा डेल्टा थीटा ऑफ सॉलिड से। और डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या है? गामा वी डेल्टा थीटा। डेल्टा वी ऑफ हॉलो बड़ा होगा डेल्टा वी ऑफ सॉलिड से। क्या ये बात समझ में आई भाई? हाँ जी, सब लोगों को ये चीज क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थर्मल एक्सपेंशन पर हो सकते हैं। तो जैसे हमने ये पहला वाला एप्लीकेशन पढ़ा था, इसका नाम हमने रखा था एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। तो सेम तरीके से हमारे पास जो दूसरा है वो है बाई मेटेलिक स्ट्रिप।
देखो भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूं बाईमेट्रिक स्ट्रिप की, तो बाईमेट्रिक स्ट्रिप क्या होता है? हम एक जगह पर दो मटेरियल्स को इस तरीके से जोड़ देते हैं, स्टिक कर देते हैं आपस में, जिनका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग अलग है। ठीक है ना? कि भाई मान लो इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1 है, इसका कुछ अल्फा 2 है, और एक एग्जाम्पल मान रहे हैं कि सपोज अल्फा 1 बड़ा है, अल्फा 2 छोटा है। तो होगा क्या कि अगर तुम्हारे पास अल्फा 1 बड़ा है और अल्फा 2 छोटा, और तुमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, तुमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, तो हमारे पास जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब ऐसा मानो कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों को एक्सपेंड करना है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों को एक्सपेंड करना है। और अगर दोनों को एक्सपेंड करना है, जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, और जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम है वो कम एक्सपेंड कर पाएगा। ये तो होगा, जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा वो ज़्यादा एक्सपेंड कर गया, जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम वो कम एक्सपेंड कर गया। और इस वजह से जो बाहर वाला सेक्शन है वो ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, अंदर वाला सेक्शन कम एक्सपेंड हुआ, लेकिन दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और इस वजह से जो फाइनल शेप है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बड़ा था, अल्फा ग्रेटर, जिसका अल्फा ग्रेटर था वो हमारे पास आया कॉन्वेक्स साइड पर, जिसका अल्फा स्मॉलर था वो हमारे पास आया कॉनकेव साइड पर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बस एक चीज याद रखनी है कि जो टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा एक्सपैंड करता है वही टेम्परेचर घटाने पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर इस सेम केस में हम टेम्परेचर घटा दें, तो मैं अगर सेम केस में टेम्परेचर घटाऊंगा, ठीक है ना, तो सेम केस में अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो हमारे पास जो चेंज देखने को मिलेगा वो सिर्फ ये होगा कि मेरे पास, अब जब हमने यहाँ पे ये वाला काम कर दिया है कि, ठीक है ना, अब जब हमने यहाँ पे ये वाला काम कर दिया है कि मेरे पास, हमने अल्फा को, सॉरी, टेम्परेचर घटा दिया है, तो जो चीज़ ज़्यादा एक्सपैंड करती है वही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो अब क्या होगा, ये अल्फा 1 होगा और ये अल्फा 2 होगा। तो फिर हमारे पास जो अल्फा ग्रेटर है, हमारे पास जो अल्फा ग्रेटर है वो आएगा कॉनकेव साइड पर, जो अल्फा ग्रेटर है वो आएगा कॉनकेव साइड पर, और जो अल्फा स्मॉलर है, जो अल्फा स्मॉलर है वो आ जाएगा कॉन्वेक्स साइड पर। कब? ऑन डिक्रीजिंग दी टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब। क्या ये बात समझ में आई सबको? देखो वैसे इसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी होता है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि वो हमारे लिए यूजलेस है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं कराता नहीं हूँ उसको कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट हमारे लिए बायोमेट्रिक स्ट्रिप पे दिस बस ये सफिशिएंट है। तो हमारे सिलेबस में बायोमेट्रिक स्ट्रिप आपसे ऐसे ही पूछी जाएगी, जिसमें आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स साइड पे क्या जा रहा है, कॉनकेव साइड पे क्या जा रहा है,
और इसमें टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पे कौन कॉन्वेक्स कॉनकेव पे जाएगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर दो मटेरियल आपस में जुड़े हुए थे। और जब ये जुड़े हुए थे तो एक ज्यादा एक्सपैंड होना चाह रहा है, एक कम एक्सपैंड होना चाह रहा है। तो ज्यादा और कम की वजह से जो इनका शेप है वो थोड़ा सा बेंड हो गया, और बेंड होने पे जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव साइड पर चीजों को जाना है, ये डिसाइड हो रहा है कि किसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बड़ा है और एक किसका छोटा। ये चीज मेनली इस्तेमाल कहाँ होती है आजकल के टाइम पर? जितने भी वो होते हैं ना थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, जहाँ पे तुम ये चाहते हो कि कोई ऐसी चीज हो, जितने भी इस टाइप के जितने भी थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं, तुमने आजकल डिवाइस देखे होते हैं ना कि हमारे पास मान लो आजकल ऑटोमेटिक गीजर आते हैं। ऑटोमेटिक गीजर में क्या होता है, तुमने देखा होता है कि वो पानी गर्म कर रहा है और मान लो पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और अपने आप गीजर ऑटो कट हो जाएगा। या हमने अपने घर में प्लग में कोई बहुत हैवी सामान लगा दिया और एमसीबी गिर जाती है। तो जितने भी ये थर्मोसेंसिटिव डिवाइस है, थर्मोसेंसिटिव डिवाइसेस कहीं ना कहीं थर्मल एक्सपेंशन या बायोमेट्रिक स्ट्रिप पर बेस्ड होते हैं। जितने भी हैं इस टाइप के, जितने भी थर्मो इलेक्ट्रो डिवाइसेस है जिसमें टेम्परेचर के बेसिस पे सर्किट को कनेक्ट करना या तोड़ने वाला काम हो रहा है, ये सब के सब मेनली किस पे बेस्ड होते हैं? थर्मल एक्सपेंशन पे। तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये वाला डिवाइस किस पे बेस्ड है, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये कहीं ना कहीं एक ऐसे डिवाइस की बात हो रही है जो टेम्परेचर के बेसिस पे ऑटो कट होता है। तो समझ जाएंगे कि वहां पे क्या प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है। वहां पे इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। बोलो भाई, क्या सब लोगों को ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो बोल दो। देखिए भाई, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एपरेंट एक्सपेंशन। एक चीज समझो, तुम्हारे पास एपरेंट एक्सपेंशन क्या है? एक बात बताओ, तुमने थर्मल एक्सपेंशन देखा है? क्यों? तुमने थर्मल एक्सपेंशन देखा है कि हम घर पे बैठे हुए हैं, हम किचन में गए और हम कुकर हमारे सामने बड़ा हो रहा था। क्यों भाई? क्या थर्मल एक्सपेंशन इतना बड़ा होता है कि हमें वो समझ में भी आ रहा होता है? बोलो भाई, क्या थर्मल एक्सपेंशन इतना बड़ा होता है कि हमें वो समझ में भी आता है? नहीं आता है। हमें तो पता भी नहीं चलता कि थर्मल एक्सपेंशन था भी। अगर तुमको ये जिंदगी में पढ़ाया ना जाए कभी भी किसी भी स्टेज पे, तो तुमको तो पता भी नहीं होता कि थर्मल एक्सपेंशन नाम की कोई चीज होती है। सच है ये। तो यहां पर हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं इस टर्म के हिसाब से। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास, अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे पास एपरेंट एक्सपेंशन है, जो मेरे पास एपरेंट एक्सपेंशन है वो रिलेटिव है। तो वो कैसे? समझना, हम एक कंटेनर लेकर आए, ठीक है ना? हम एक कंटेनर लेकर आए और इस कंटेनर में तुमने यहां तक कोई लिक्विड भरा हुआ था। तुम्हें पता था कि तुम्हारा कंटेनर कितना खाली है और कितना भरा हुआ, तुम ये बात जानते थे, ठीक है ना? तो अगर तुम इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई लिक्विड है, यहाँ पे कोई लिक्विड। तो जब तुम इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एक्सपेंशन दोनों लोगों का होगा।
हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर both container and liquid will expand. दोनों एक्सपैंड करेंगे। और अब ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग मटेरियल एक्सपैंड कर रहे हैं तो किसी का एक्सपेंशन ज्यादा होगा, किसी का एक्सपेंशन कम होगा। कहने का मतलब क्या है? एंड मोस्ट प्रोबेबली expansion of container and liquid will be different. बहुत हद तक चांसेस हैं कि दोनों के जो एक्सपेंशन है वो अलग अलग होंगे। हो सकता है क्या मैक्सिमम टाइम यही होता है कि लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करता है, सॉलिड कम एक्सपेंड करता है। और जनरल कंडीशन में गामा ऑफ लिक्विड गामा ऑफ सॉलिड से बड़ा होता है कॉमनली। मतलब अगर सवाल में ये ना बताया जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो जनरलाइज कंडीशन में हम यही मानते हैं कि लिक्विड का गामा बड़ा होता है और सॉलिड का गामा कम होता है। समझ में आई बात? सॉलिड का गामा कम होता है, लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करता है। तो ये बताओ, इसका मतलब यहां पर जो नेट वॉल्यूम का चेंज दिखाई देगा, यहां पर जो नेट लेवल का चेंज दिखाई देगा, तो क्या वो लिक्विड और सॉलिड दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे? क्यों भाई? आप कह सकते हो कि यहां पर जो नेट डिफरेंस दिखाई देगा, नेट लेवल का जो चेंज दिखाई देगा, वो इन दोनों के रिलेटिव से दिखाई देगा। तो मेरे पास जो गामा एपरेंट होता है वो होता है गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड, क्योंकि ये दोनों रिलेटिवली डिसाइड कर रहे हैं, ये दोनों इस चीज को रिलेटिवली डिसाइड कर रहे हैं, गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड। तो जब उन्होंने इसको रिलेटिव डिसाइड करा, गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड, तो अल्टीमेटली ये कहलाता है इनका एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। समझ में आई बात सब लोगों को? ये हमारे पास है एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो यहां पर क्या होता है कि हम गामा सॉलिड को 3 अल्फा भी लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात और याद रखना, गामा लिक्विड को 3 अल्फा नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ गामा सॉलिड को ही 3 अल्फा लिख सकते हैं, बिकॉज सॉलिड के ही पास लेंथ, एरिया और इन 3 फॉर्म में उसको बनाया जा सकता है। ठीक है ना? तो हमारे पास यही गामा एपरेंट हम चाहे तो गामा लिक्विड -3 अल्फा की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। समझ में आया भाई? यही चीज इन 3 फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। बोलो, क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? कोई परेशानी है यहां तक? अब देखो एक बात जरूर है कि तुम्हारे पास जैसे कोई कंटेनर है, ठीक है ना? तुम्हारे पास जैसे कोई कंटेनर, ऐसे मानो कि तुम एक कंटेनर लेकर आए थे, तुम एक कंटेनर लेकर आए इस तरीके से, ठीक? और तुमने इसमें क्या करा था, एकदम टॉप तक पानी भरा हुआ था, एकदम टॉप तक, बराबर बराबर। तो अगर तुम एक लिक्विड लेकर आए जिसके पास यहाँ का जो गामा है वो गामा एल है, यहाँ पर जो गामा है वो गामा एस है,
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मान लो कि मेरा गामा लिक्विड ज़्यादा हो गामा सॉलिड से। लिक्विड ज़्यादा जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, ये हमारे पास जनरल है। ज़्यादा चांस किसके हैं? इसके होने के, गामा लिक्विड ग्रेटर देन गामा सॉलिड के। अगर मेरे पास गामा लिक्विड ग्रेटर देन गामा सॉलिड होगा तो ऐसी कंडीशन में लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा और सॉलिड कम एक्सपेंड कर पाएगा। और जब लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा तो भाई एक बात बता दो, अगर लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड कर गया तो क्या लिक्विड इस तरीके से बहना शुरू कर देगा? बोलिए। ठीक है ना? तो हमारे पास वो क्या हुआ, अगर मान लीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम दोनों का v था, तो एक्सपेंशन के बाद फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा या आप ऐसे कह दें कि अगर ओरिजिनल वॉल्यूम v था तो जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आया वो हमारे पास गामा एल वी डेल्टा थीटा रहा होगा, और जो v ऑफ सॉलिड आया वो गामा ऑफ सॉलिड v डेल्टा थीटा रहा होगा। तो ये बताओ, जो मास बह गया वो क्या इन दोनों वॉल्यूम चेंज का डिफरेंस होगा? क्यों भाई? जो मास ओवरफ्लो हो गया वो क्या इन दोनों वॉल्यूम चेंज का डिफरेंस होगा? और अगर वो इन दोनों वॉल्यूम चेंज का डिफरेंस होगा तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम ओवरफ्लो वो हमारे पास है डेल्टा वी एल माइनस डेल्टा वी एस, और ये हो जाएगा गामा एल माइनस गामा एस वी डेल्टा थीटा। बोलो भाई। समझ में आई ये बात सब लोगों को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है ना? सेकंड केस देखो, मेरे पास अगर गामा लिक्विड गामा सॉलिड के बराबर हो गया, अगर गामा सॉलिड गामा लिक्विड के बराबर हो गया तो हमारे पास फिर सिस्टम पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है ना? दोनों बराबर हो गए तो लिक्विड का लेवल मेंटेन रहेगा। कह सकते हो इसमें नो चेंज इन लेवल, लेवल में नो चेंज, और डेल्टा वी ऑफ सॉलिड डेल्टा वी ऑफ लिक्विड बराबर होंगे। ठीक है ना? और थर्ड केस हो सकता है, वैसे थर्ड वाला केस एक्सेप्शन है, जहां पे गामा सॉलिड बड़ा हो और गामा लिक्विड कम। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मान लो कुछ ये वाला केस हो जाएगा, एक लेवल का डिफरेंस आ जाएगा, एक इतने वॉल्यूम का डेल्टा वी आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमारे पास हम कहते हैं लेवल विल फॉल। इसमें लेवल फॉल कर जाता है और आप कह सकते हो जो डेल्टा वी का चेंज आया है वो डेल्टा वी ऑफ सॉलिड डेल्टा वी ऑफ लिक्विड के बराबर है। गामा सॉलिड गामा लिक्विड
वी डेल्टा थीटा। समझ में आई ये बात? ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल बताओ। A body is just floating on surface of water। एक बॉडी है जो जस्ट फ्लोट कर रही है ऑन सरफेस ऑफ वाटर। If temperature is increased, then body will sink, rise, no change, none। बताओ भाई। ठीक है भाई, क्या होगा? अच्छा तुमने आंसर लिख दिए हैं, सभी ने लिख दिए हैं। अच्छा जी, देखो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा सिंक। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि कॉमन कंडीशन में गामा एल गामा सॉलिड से बड़ा होता है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज कर जाएगा, ये कह सकते हो फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम लिक्विड का बड़ा होगा सॉलिड से, तो आप कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो जाएगी सॉलिड से। तो अगर सॉलिड की डेंसिटी या बॉडी की डेंसिटी ज्यादा हो गई और लिक्विड की कम हो गई तो बॉडी विल सिंक। बताओ भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए, अब देखो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे वो है एप्लीकेशन है, जिसमें हमारे पास एक और एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास गेन एंड लॉस इन टाइम। देखो होता क्या है, हमारे पास जो पेंडुलम है, ये मेनली हम पढ़ रहे हैं पेंडुलम के लिए। आपको पता है कि अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम में उसकी कुछ लेंथ होती है एल। आइडियली हम एक वायर ही तो यूज करते हैं। तो आपको पता है कि भाई इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और यहां पर जो टाइम पीरियड अगर ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, तो अगर लेंथ को मैं बदल दूंगा तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। अगर मैं लेंथ को बदल दूंगा तो मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो बदल जाएगा। और लेकिन ये बात सच है कि बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो लेंथ का चेंज है वो बहुत बड़ा नहीं है।
तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, चेंज वाले तरीके लगा सकता हूँ। तो भाई मान लो कि यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट है और ग्रेविटी कांस्टेंट है, और अगर तुम चेंज वाला तरीका लगाओगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू हाफ डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू हाफ डेल्टा एल बाई एल। और यहां पर अगर तुम देखो तो हमने डेल्टा एल बाई एल का फॉर्मूला लिखा था अल्फा डेल्टा थीटा। तो मेरे पास डेल्टा टी बाई टी आ गया हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अब मेन चीज क्या समझनी है कि आपको ये बात पता है कि देखो ये तो आ गया तुम्हारे पास परसेंटेज चेंज इन टाइम, और परसेंटेज चेंज इन टाइम या अगर तुम्हें नेट चेंज इन टाइम निकालना हो तो वो हो जाएगा हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। तो एक बात बताइए, अगर हमारे पास डेल्टा टी हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा है तो इस जगह पे तुम टाइम क्या रखोगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या जितने टाइम में आपसे चेंज पूछा है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या जितने टाइम में आपसे पूछा है। भाई कहने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई√L/g। अगर तुम्हारे पास लेंथ में एक चेंज आया तो लेंथ में एक चेंज आने की वजह से पूरे टाइम में एक चेंज आया, पूरे टाइम में एक चेंज आया। तो यहाँ पर जो डेल्टा टी बाई टी में, देखो एक चीज याद रखनी है, तुम लोगों ने शायद डायमेंशंस के वीडियोस ध्यान से नहीं देखे, ठीक है ना। डायमेंशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको इज्जत देनी चाहिए। वरना पता है क्या होता है, जब नीट का एग्जाम देने जाओगे ना, जो सवाल गलत करके आओगे वो डायमेंशन का करके आओगे। क्यों भाई, सही बात कह रहा हूं ना मैं ये? हमारे पास अगर आप इस जगह पे देखें तो बहुत एलिमेंट्री बात है ये डायमेंशन की, और अब यहाँ पे काम आ गई। अगर वहां पे ध्यान से नहीं पढ़ी जाएगी, वहां पे ध्यान से नहीं याद रखी जाएगी तो यहाँ पे गलती करोगे। याद रखना, यहाँ पर ये जो टाइम है ना, ये टोटल टाइम है, जितने टाइम में ये पूछेगा। उसने पूछ दिया कि फाइंड चेंज इन टाइम या लॉस इन टाइम या गेन इन टाइम इन 1 डे, तो टाइम रखा जाएगा 1 डे। अगर वो पूछ ले 1 आवर तो टाइम रखा जाएगा 1 आवर। अगर वो पूछ ले 1 टाइम पीरियड तो टाइम रख देंगे 1 टाइम पीरियड। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों को याद रखना है। अब एक चीज सुनो, हमारे पास हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ बढ़ गई, और जब लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया, और जब लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया। तो ये बताओ, ये लॉस इन टाइम है या गेन इन टाइम? क्यों भाई, अगर टाइम पीरियड बढ़ गया है तो तुम टाइम जीत के ले आए हो या टाइम खो के ले आए हो? क्यों भाई, जीत दिया या जीत लिया या खो दिया? ये बताओ, अगर कोई पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ गया है, मतलब वो पहले से स्लो हो गया है ना। क्यों भाई, पहले से वो स्लो हो गया है और वो धीरे धीरे चलने लगा है। तो अगर तुम उस पेंडुलम से कोई क्लॉक बनाओगे तो वो क्या, क्लॉक एक ज्यादा टाइम को कम शो करेगी? क्यों भाई, कि मान लो टाइम हो गया है 1.5 घंटा, वो शो कर रहा है 1 घंटा, तो ये टाइम खो दिया ना या जीत के ले आए? खो ही दिया है इसको। तो तुमको लग रहा है कि 1 घंटा हुआ है और हो कितना गया है, 1.5 घंटा। तो ये हमारे पास कहलाता है लॉस इन टाइम। और सेम तरीके से अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर को घटाया गया तो हमारे पास जो लेंथ है वो भी घट जाएगी, जो टाइम पीरियड है वो भी घट जाएगा, और इसको हम कहते हैं गेन इन टाइम।
ये हमारे पास कहलाता है गेन इन टाइम, इसको हम कहते हैं टाइम का गेन। एक सवाल चाहो तो कर लो इस पे, ताकि हम आगे लिख पाए इस चीज को। फाइंड लॉस इन टाइम in a second pendulum where thermal expansion coefficient is 2 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius on increasing temperature by 20 डिग्री सेल्सियस। चलो भाई, इन 1 डे बताओ, तुम लोग मुझे पूरा सॉल्व करके आंसर बताओ। देखो हमें ये पता है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। इसको हम लिखते हैं डेल्टा T/T हाफ डेल्टा L/L, या ये हो जाता है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा T/T कितना हो गया? डेल्टा T/T आपके पास हो गया, आप कह सकते हैं डेल्टा T इंटू डेल्टा T, हमें और डेल्टा T निकालना है, चाहे वो लॉस बोले या गेन। हाफ इंटू अल्फा कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और हमारे पास डेल्टा थीटा है 20, और लेंथ है यहाँ पर, ठीक है ना, लेंथ से मतलब ही नहीं है, इंटू कैपिटल टी। और कैपिटल टी मैंने क्या बताया था, जितने टाइम में पूछ रहा है, तो पूछ कितने टाइम में रहा है? एक दिन में। तो एक दिन में कितना हो गया भाई? एक दिन में आपके पास ये हो गया, आप कह सकते हो 24 इंटू 3600। क्यों भाई, सबने ऐसे ही करा है? तुम लोगों का आंसर ऐसे ही इतना सारा आया है? बताओ भाई। ठीक है ना, 172.8 सेकेंड्स। तो हमारे पास कितना आ जाएगा डेल्टा टी? डेल्टा टी आ जाएगा 172.8 सेकेंड्स। ये है आपका लॉस इन टाइम। तो लॉस इन टाइम का मतलब क्या हुआ? जो आपकी क्लॉक है, जो आपकी क्लॉक है वो इतना पीछे हो गई होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब देखो भाई, इसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है बहुत सारे मैंने क्या बताया, बहुत सारी जगहों पे लगता है, तुम जितने चाहो उतने पढ़ लो। ठीक है ना, तुम जितने चाहो उतने पढ़ लो। हमारे पास ऐसे मान लो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन डेंसिटी, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने फोर्थ केस की। ठीक है ना, फोर्थ है, फिफ्थ है, इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑन डेंसिटी। देखो अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन डेंसिटी की, तो भाई इफेक्ट ऑन डेंसिटी क्या है? जैसे तुम्हारे पास कोई बॉडी है, ठीक, उसका डेंसिटी रो है, मास m है, वॉल्यूम v है। जब तुमने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर आपने कहा कि सर अब इसका डेंसिटी रो डैश, वॉल्यूम v डैश, और मास तो रहेगा सेम। भाई कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ओरिजिनल डेंसिटी को लिखा जाए तो वो है मास अपॉन वॉल्यूम, और नई वाली डेंसिटी को लिखा जाए तो वो है मास अपॉन v डैश। और आपको पता है कि आप नए वाले टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा
थीटा, या आप इसको लिखेंगे रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर -1। अब देखो ये बात तुम्हें पता है कि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होते हैं, 10 की पावर -4 -5 के ऑर्डर में होते हैं। तो क्या यहाँ पे भाई बाइनोमियल की इक्वेशन लग जाएगी कि अगर कहीं पे 1 प्लस एक्स लिखा हो की पावर n, तो इसको हम 1 प्लस एन एक्स लिख देंगे इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारे पास डेंसिटी आ जाएगी रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है भाई, ये आपके पास डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला है। ये आपके पास डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला है। इसको सिंपली याद रखना है, रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। क्या ये बात समझ में आई भाई? ठीक है ना? चलिए अब देखो, अगर हमारे पास डेंसिटी बदल गई तो सेम तरीके से इसी चीज में इफेक्ट आ सकता है अपथ्रस्ट पे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑन अपथ्रस्ट। वैसे अपथ्रस्ट का थोड़ा सा आइडिया अभी हमें हो भी गया था जो हमने सिंकिंग वाला केस समझा था, लेकिन इसको अब हम प्रॉपरली समझेंगे। तो वो तुम्हारे पास कोई बॉडी है जो मान लो इस तरीके से फ्लोट कर रही है, तो आप जानते हो कि इस पे लगने वाला जो अपथ्रस्ट होगा वो आप कह सकते हो कि मतलब सिंक क्या, पूरा मान लो डूबी हुई है, चलो कंप्लीट ऐसे रखी हुई है। तो आपको पता है कि इसका अपथ्रस्ट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज करा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो नया अपथ्रस्ट होगा वो होगा नई डेंसिटी, नया वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। क्यों भाई? जब तुमने टेम्परेचर को चेंज करा तो क्या क्या बदल गया? जब तुमने टेम्परेचर को चेंज करा तो हमारे पास वहां पे डेंसिटी बदल गई लिक्विड की, वॉल्यूम ऑफ बॉडी बदल गया। और जब ये दोनों बातें बदल गई तो इन दोनों के हिसाब से क्या बदलेगा? इन दोनों के हिसाब से अपथ्रस्ट बदल जाएगा। तो मेरे पास आप यहाँ पे क्या कहेंगे? मेरे पास आप यहाँ पे कहेंगे कि मेरे पास जो यू डैश है, अब देखो जो रोएल है, इस रोएल डैश की वैल्यू आपको पता है कि अभी आपने लिखी थी रोएल गामा एल डेल्टा थीटा। मैं अभी ऊपर वाला मतलब यहाँ पे दो फॉर्मूले आए थे ना, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक चीज समझानी है इसलिए। और जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है वो तुम्हारे पास वही होगा, वी बी 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा थीटा। ठीक है ना भाई? ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो ऊपर इक्वेशन में ये तीन चीजें आ रही हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? तो हमारे पास यू डैश तुम्हारे पास आ गया अपथ्रस्ट 1 प्लस
गामा एस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। ये हमारे पास आ गया अपथ्रस्ट। अब ये बताओ, इन जनरल मैंने क्या बताया, जनरल कंडीशन में गामा एल गामा एस से बड़ा होता है कॉमनली। कॉमनली जो है वो गामा लिक्विड गामा सॉलिड से बड़ा होता है। इसका मतलब इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा। क्यों भाई? इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अपथ्रस्ट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो अपथ्रस्ट है वो डिक्रीज कर जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए भाई, हमारे पास जो अगली बात है जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ स्केल। कहने का देखिए मतलब क्या है कि हमारे पास जो अगली चीज है जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ स्केल। तो एक्सपेंशन ऑफ स्केल क्या है कि भाई तुम एक स्केल लेकर आए। कौन सी स्केल? वो नॉर्मल स्केल जो तुम इस्तेमाल करते हो कुछ मेजर वेजर करने के लिए, उसको लेकर आए। और मान लो वो स्केल अलीगढ़ में बनती थी, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती थी उसकी? अलीगढ़ में। अलीगढ़ का जब उस स्केल को बनाया गया, कैलिब्रेट करा गया, तो उस जगह का जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था। हमने एक स्केल को बनाया 20 डिग्री सेल्सियस पे, और हम उसको लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना? जहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, हम उसे ऐसी लोकेशन पर ऐसी शहर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो स्केल क्या सही रीडिंग्स बताएगी? क्यों भाई? तुम एक स्केल है जिसको तुमने बनाया, मान लो जिसको तुमने अलीगढ़ में बनाया था 20 डिग्री सेल्सियस पे, और तुम उसे इस्तेमाल कर रहे हो एक ऐसी जगह पे जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना? तो ऐसी जगह पे वो क्या सही रीड कर पाएगी? नहीं, वो हमारे पास सही रीडिंग नहीं बताएगी। तो यही है एक्सपेंशन ऑफ स्केल। मैं तुम्हें इस पूरी चीज को एक टॉपिक, एक एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूँ। कहने का तो मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एक स्केल है, मान लो कैलिब्रेटेड, सपोज एट 30 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस, ये मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तुम उसे कैलिब्रेट करते हो 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक? और उस स्केल में खुद सोचो कि तुमने ऐसे ना पॉइंट्स बनाए हुए हैं इस तरीके से कि सपोज ये 0, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक? उसके बाद आपने किया क्या? सबसे पहले स्केल यूज्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एट
50 डिग्री सेल्सियस। तो खुद बताओ, अगर ये मेरे पास एक स्केल थी जिसको तुम इस्तेमाल कर रहे हो एलिवेटेड टेम्परेचर पर, बताओ भाई, ये मेरे पास क्या है, ओरिजिनल स्केल, और ये क्या है, इलोंगेटेड स्केल। तो ये बताओ, ये जो इलोंगेटेड स्केल है ये क्या मिस्टेक कर रही है? जो चीज एक्चुअल में बड़ी है क्या उसको छोटा दिखा रही है? क्यों भाई? ये स्केल क्या मिस्टेक कर रही है? ये स्केल वो मिस्टेक कर रही है कि हो सकता है कि मेरे पास कोई बॉडी, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई बॉडी अभी एक्चुअल में 7 सेंटीमीटर की है, मेरे पास कोई बॉडी अभी एक्चुअल में 7 सेंटीमीटर की है, पर मेरी स्केल शो कर रही है उसको 6 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? स्केल shows smaller values for large bodies, एक बड़ी बॉडी की छोटी वैल्यू दिखाता है। और अगर ये एक बड़ी वैल्यू की छोटी वैल्यू दिखाता है तो क्या हमें हमेशा जितना चेंज आया है वो चीजों में ऐड करना चाहिए? क्यों भाई? क्या ये कम दिखा रहा है ना? क्यों भाई? जो आना चाहिए उससे कम दिखा रहा है। तो जो आना चाहिए उससे कम दिखा रहा है, ये कौन सा टाइप ऑफ एरर एरर होता है? जो आना चाहिए उससे कम दिखाना कौन सा टाइप ऑफ एरर है? बताओ भाई। पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर? पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये क्या है? ये हमारे पास नेगेटिव एरर इन कैलकुलेशन है। और हमारे पास इस जगह पर जो फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला बड़ा आसान है इसका। फॉर्मूला बड़ा आसान है। हम कहते हैं कि मेरे पास जो एक्चुअल रीडिंग है, ये बताओ, क्या एक्चुअल रीडिंग इलोंगेशन के बराबर ही कम दिखा रही है? क्यों? क्या एक्चुअल रीडिंग कितना कम है? एक्चुअल रीडिंग इलोंगेशन के बराबर ही तो कम है, जितना एक्स्ट्रा इलोंगेट हो गया उतना कम दिखा रहा है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक्चुअल रीडिंग होती है ट्रू रीडिंग वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और याद रखना, ये फॉर्मूला दोनों के लिए है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, दोनों के लिए ही है। घटा देंगे तो ये वाला टर्म नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना? चलो दूसरा केस देखते हैं भाई। स्केल यूज्ड एट लो टेम्परेचर। अगर स्केल को लो टेम्परेचर पे इस्तेमाल करा जाए, तो अगर तुम स्केल को लो टेम्परेचर पे इस्तेमाल करोगे
तो स्केल को लो टेम्परेचर पे यूज करने का देखो मतलब क्या है। स्केल को लो टेम्परेचर पे यूज करने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा मान लो कि ये आपके पास ओरिजिनल स्केल थी, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास कह सकते हो ये तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्टेड स्केल है, ये तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्टेड स्केल है, और ये तुम्हारे पास कह सकते हो ओरिजिनल स्केल है। तो अगर तुम बात करते हो कॉन्ट्रैक्टेड स्केल की और ओरिजिनल स्केल की, तो ये बताओ क्या यहाँ पर जो स्केल है वो छोटी चीज को बड़ा दिखा रही है? क्यों भाई, यहाँ पर जो स्केल है क्या वो छोटी चीजों को बड़ा दिखा रही है? कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्केल थी उसका जो साइज है वो हमारे पास कह सकते हैं आप कि ओरिजिनल स्केल क्या है, 6 की, मतलब ओरिजिनल स्केल अगर नापती उस चीज को तो 6 सेंटीमीटर शो करती, पर आपकी स्केल कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, और आपकी स्केल जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है वो एक्स्ट्रा रीडिंग शो कर रही है। तो हम क्या कह रहे हैं, स्केल शोज लार्जर वैल्यू फॉर स्मॉल बॉडी। और अगर किसी जगह पे रीडिंग ज्यादा आए तो वो कौन सा एरर होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव एरर इन कैलकुलेशन है, वो हमारे पास पॉजिटिव एरर इन कैलकुलेशन है। और यहां पर फॉर्मूला स्टिल सेम रहेगा, फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या होगा, फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज हो जाएगी कि जब तुम टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डेल्टा थीटा निगेटिव आएगा, और एक्स्ट्रा वाला पार्ट अपने आप वहां से माइनस हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाला पार्ट अपने आप वहां से माइनस हो जाएगा। बोलो भाई, क्या सभी लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास इसके बाद जो हमें पढ़ना है उसे हम कहते हैं यहां पर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देखो भाई, हमारे पास जो वाटर है, आप सबको ये बात पता है कि वाटर के पास थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। नहीं नहीं, नेगेटिव साइन नहीं होगा, जब तुम डेल्टा थीटा को रखोगे ना फाइनल माइनस इनिशियल तो वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा थीटा को आप रखेंगे ना फाइनल माइनस इनिशियल, अब मान लो आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, लेट इट बी एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो लिखोगे ना 0 - 20, तो अपने आप -20 आ जाएगा वो। समझ में आया भाई? चलिए, अब देखो भाई, हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं एनोमलस बिहेवियर, तो आपको पता है कि वाटर में एनोमलस बिहेवियर क्या है, उसका डेंसिटी या वॉल्यूम का वेरिएशन। वाटर का एनोमलस बिहेवियर है उसकी डेंसिटी और उसके वॉल्यूम का वेरिएशन।
बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनना है, इस पे तुम्हें थ्योरेटिकल सवाल मिलता है और मुझे पता है तुम जानते हो ये बात, ये कुछ अलग नहीं है। तुमने ये बात ऑलरेडी पढ़ रखी है कि तुम्हारे पास जो वाटर है वो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। क्या? कि अगर डेंसिटी के टर्म में बात करें तो उसकी डेंसिटी इस तरीके से इंक्रीज करती है और मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। और इसी वजह से जो उसका वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल बॉडीज में टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन होता है, वाटर भी एक्सपैंड करता है, लेकिन वाटर 0 से लेके 4 तक एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। वाटर जो है वो 0 से लेके 4 तक एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, 0 to 4। उसके अलावा सब ठीक है, 0 to 4 एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप कह सकते हो वाटर शोज exceptional behavior on increasing temperature from 0 to 4 degree Celsius, and water is most dense at 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर सबसे ज्यादा डेंस होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो कहने का मतलब मेरा आपसे क्या है? कहने का मतलब मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि इस जगह पे एक बात देखो, तुम्हारे पास ये तो ऐसे याद रखना है, लेकिन ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक बहुत काम की प्रॉपर्टी है। अगर तुम इस प्रॉपर्टी की बात करो तो ये प्रॉपर्टी काम की क्यों है? क्योंकि यही एक रीजन है कि कोल्डर रीजन में एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है। कोल्डर रीजन में एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्यों? जैसे मान लो कहीं पे बहुत ठंड पड़ती है, तो जब वहां पे टेम्परेचर फॉल करना शुरू होगा, मान लो 10 से उसको 10 डिग्री सेल्सियस से -5 तक जाना है, तो जब उसको 10 से -5 तक जाना है तो 10 से -5 तक जाने में उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था। जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री होगा तो वाटर डेंस होगा सरफेस का, और सरफेस का पानी डेंस होने की वजह से बॉटम की तरफ जाता रहेगा, बॉटम की तरफ जाता रहेगा। और जब वो फ्रीज हो जाएगा, जब ऊपर का सरफेस 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तब भी बॉटम का सरफेस 4 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, तब भी बॉटम का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, इसके अलावा चेंज नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर एट वाटर बॉडी एट बॉटम ऑफ इस 4 डिग्री सेल्सियस। और आप ये कह सकते हैं aquatic life in colder region is possible due to क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर या एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। समझ में आया भाई? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? कोई परेशानी है यहाँ तक? चलिए, हमारे पास इसी चीजों में एक लास्ट पार्ट और है एक्सपेंशन में। लास्ट पार्ट क्या है, एक दो और है, एक आध नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, एक और देख लो। तो इसे हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। देखो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस क्या है,
एक बहुत छोटी सी बात समझनी है थर्मल स्ट्रेस के बारे में आपको। कहने का मतलब मेरा आपसे क्या है कि थर्मल स्ट्रेस के बारे में जो छोटी सी बात समझनी है वो ये है कि ऐसा मानो कि तुम दो फिक्स दीवारों के बीच में तुमने एक रॉड को रखा है। तुमने दो फिक्स दीवारों के बीच में एक रॉड को रखा जिसका लेंथ L है, एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा है। ठीक है ना? मान लीजिए कि रॉड इज जस्ट फिक्स्ड बिटवीन रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट्स के बीच में जो रॉड है ये जस्ट फिक्स है, जस्ट फिक्स। ठीक है ना? दोनों के बीच में मतलब ऐसा मान लो कि ना कोई कंप्रेशन लगा रही है दीवारें, ना कोई टेंशन लगा रही है, जस्ट फिक्स्ड है और कुछ नहीं। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में फिर तुमने क्या किया? एंड देन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। देखो होता क्या है, अगर ये दीवारें नहीं होती, अगर ये दीवारें नहीं होती तो इस पर एक थर्मल इलोंगेशन होता, एक थर्मल इलोंगेशन होता डेल्टा L बाई एल, जो कि बराबर होता अल्फा डेल्टा थीटा के। क्यों भाई? कॉज ऑफ टेम्परेचर। बताओ भाई, होता या नहीं होता? अगर ये दीवारें नहीं होती तो इसके अंदर एक थर्मल इलोंगेशन होता डेल्टा L बाई एल, अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या लगी हुई है? यहाँ पर दीवारें लगी हुई है और वो दीवारें इसको इलोंगेट होने नहीं देगी। क्या होगा? वॉल्स विल, या वॉल्स या कह सकते हो वॉल्स या रिजिड सपोर्ट विल स्टॉप, वॉल्स या रिजिड सपोर्ट विल स्टॉप elongation of walls by applying compressive stress। तो क्या होगा, जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया इन रॉड्स ने एक्सपैंड करना शुरू करा और इनके एक्सपेंशन को रोकेगा कौन? इनके एक्सपेंशन को रोकेगा कौन भाई? दीवारें या फिक्स सपोर्ट। तो ऐसा कह सकते हो कि अगर तुम्हारे पास डेल्टा L बाई एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा था बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तो इतना ही डेल्टा L बाई एल अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करना पड़ेगा दीवारों को बाई अप्लाइंग F अपॉन ए वाई, कह सकते हो कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा उतना दीवार कम कर देगी और हमारे पास लिखा जाएगा F अपॉन ए वाई इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा। तो F अपॉन ए यहाँ पर कहलाएगा थर्मल स्ट्रेस और इसकी वैल्यू होगी y अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर। बोलो भाई, समझ में आ गया सबको? जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताइए, क्लियर है ये चीज? अच्छा ये बताओ, अगर ये दीवारें नहीं होती तो थर्मल स्ट्रेस होता? तो अगर सवाल में ऐसा लिख दे
कि एक रॉड को मैंने एक सरफेस पे रखा है, मतलब अगर सवाल में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे रिजिड सपोर्ट्स नहीं है, तो क्या थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं करेंगे, जीरो बोल देंगे डायरेक्ट? तो हम क्या बोलते हैं, इफ रॉड इज हीटेड ऑन frictionless surface without rigid support, thermal stress जीरो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, कोई परेशानी तो नहीं है तुम लोगों को? तो इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करें? नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, पूछ थोड़ी रहा हूँ, बता रहा हूँ तो मैं तुम्हें ये।